स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैंक मुख्य रूप से जमाएं स्वीकार करते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स लेते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज और इसके अलावा लोन भी देते हैं। लेकिन इन सर्विसेज के अलावा भी बैंक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कस्टोडियन सर्विसेज, जिसे सामान्य भाषा में लॉकर सर्विसेज भी कहा जाता है। बैंक की लॉकर सर्विसेज को घर के कीमती सामान और आभूषणों को सुरक्षित करने के लिए और उनको जोखिम से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर आपने भी बैंक की कोई लॉकर सर्विसेज ले रखी हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि 1 जनवरी 2022 से लॉकर सर्विसेज से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है। तो यदि आपने ऑलरेडी कोई लॉकर सर्विस ले रखी है या आप कोई लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जानना ज़रूरी है। अब तक आपने देखा होगा कि कई बार आप बैंक को अप्रोच करते होंगे, लॉकर के लिए एप्लीकेशन देते होंगे और बैंक आपसे कहता होगा कि बैंक के लॉकर भरे हुए हैं और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, लेकिन आपको इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता होगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन के हिसाब से बैंक में उपलब्ध सभी खाली लॉकर्स की जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में दिखानी होगी, साथ ही एक वेट लिस्ट भी बनानी होगी और कस्टमर से एप्लीकेशन लेकर उसको एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उस वेट लिस्ट का नंबर देना होगा। हालांकि कई बैंकों में यह प्रणाली अभी भी लागू है। उनके लॉकर से संबंधित सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें यह सब जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। फिर भी जिन बैंकों में इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है उनको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 1 जनवरी 2022 से यह सब जानकारी सिस्टम पर उपलब्ध करानी होगी। किसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए लॉकर में अगर आपकी कोई संपत्ति है जिसका नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण होता है, जिसे एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, तो ऐसे केस में बैंक का कोई दायित्व नहीं बनेगा और बैंक आपकी किसी भी क्षति की पूर्ति करने के लिए लायबल नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर चोरी, आग लगने, बिल्डिंग के गिरने या किसी एम्प्लॉय के द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड के कारण अगर आपके लॉकर से कोई संपत्ति गायब होती है या आपका कोई नुकसान होता है तो ऐसी दशा में बैंक आपसे वसूल किए जाने वाले किराए का, लॉकर का जो रेंट आप बैंक को एनुअल चार्जेस पे करते हैं, उसके 100 गुना तक की राशि का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकता है। यह 100 गुना की राशि एक अपर लिमिट है, बाकी यह आपके होने वाले एक्चुअल नुकसान के ऊपर डिपेंड करता है। यह अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लॉकर होल्डर्स अगर जिनका अकाउंट कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, वो लॉकर में से अपना सामान निकाल लेते हैं और लॉकर के रेंट का भुगतान नहीं करते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए और इस तरह होने वाले लॉसेस से बैंक को बचाने के लिए बैंक को आरबीआई ने यह अधिकार दिया है कि वो बैंक का लॉकर अलॉट करने के पहले आपसे 3 साल के किराए के बराबर की राशि का टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं। साथ ही ब्रेक ओपन पे आने वाली खर्चे को कवर करने के लिए भी बैंक आपसे 3 साल के लॉकर के किराए के बराबर और ब्रेक ओपन पर होने वाले खर्चे के बराबर की राशि का टर्म डिपॉजिट देने के लिए कह सकते हैं। यह कंडीशन उन लॉकर होल्डर्स पर जिनका 1 जनवरी 2022 से पहले से ही लॉकर लिया हुआ है लागू नहीं होगी। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी भी जब बैंक्स के लॉकर रेंट ड्यू होते हैं तो जब भी उनको काफ़ी नोटिसेस देने के बाद जब ब्रेक ओपन किया जाता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि वो लॉकर खाली होते हैं। इसका मतलब यह है कि लॉकर होल्डर ने पहले ही अपना सामान निकाल लिया होता है और लॉकर के रेंट का पेमेंट नहीं किया होता है, जिससे बैंक को काफ़ी लॉसेज होते हैं। अब अगर कोई भी लॉकर होल्डर 3 साल तक लगातार 3 साल तक अगर लॉकर रेंट का भुगतान नहीं करता है तो बैंक के पास अधिकार होगा कि वह उस लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकता है ताकि उसका आगे होने वाला लॉकर रेंट का लॉस को बचाया जा सके। साथ ही अगर आप अपनी लॉकर को 3 साल तक ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लॉकर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इनएक्टिव भी हो जाते हैं और इनमें कुछ ऐसी चीज़ों के होने की आशंका भी की जा सकती है जो या तो इलीगल हों या किसी तरह से नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक को अथॉरिटी है कि वो अपना लॉकर ब्रेक ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स और पिछले अनुभवों के आधार पर यह पाया गया है कि लॉकर्स का उपयोग कई बार गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को रखने में, जैसे बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी या गोल्ड बार्स जो
इलीगली ऑक्यूपाइड होती हैं, ऐसी चीज़ों को रखने में, या कई बार कुछ हैज़ार्डस चीज़ों को भी स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि लॉकर एग्रीमेंट में ही इस क्लॉज को मेंशन करना ज़रूरी होगा कि लॉकर का उपयोग किसी भी तरह की गैरकानूनी संपत्ति रखने में किया जाता है तो कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह से ये सब बताए हुए बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। इनमें से बहुत सारे चेंजेस कस्टमर को भी सेफ्टी देने के लिए और बैंकों में होने वाले लॉकर अलॉटमेंट में गड़बड़ी को रोकने और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर जो कई कस्टमर बैंकों को लॉकर रेंट नहीं देकर ऐसे ही लॉकर छोड़ के चले जाते हैं या लॉकर का दुरुपयोग करते हैं, तो इन सब को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लॉकर सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ये बदलाव उपयोगी साबित होंगे और मुझे आशा है ये जानकारी आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही और जानकारी पूर्ण वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।